मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम लोगों ने जो बात की अभी तक इतिहास पे, उसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ हिस्सा कवर कर लिया है। अब हम लोग एकदम अंतिम पड़ाव पर हैं इतिहास के सब्जेक्ट पे। अब हम जो आज की बात करेंगे उसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में गुप्त काल की बात की थी, ठीक है, और गुप्त काल के प्रशासन की बात उसमें बहुत अच्छे से नहीं हो पाई थी। तो ये ध्यान रखिए कि गुप्त काल में प्रशासनिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यहां काफी कुछ ह्रास का काल है। ये हम लोग देखते हैं कि मंदिरों में या प्रशासन में पतन शुरू हो गया है। स्थितियां योग्यता के आधार पर नहीं है बल्कि वंशानुगत होने लगी थी। सामंती प्रणाली देख रहे हैं, मंदिरों में देवदासी प्रथा देख रहे हैं, सती प्रथा, यही पर्दा, बहुविवाह, बाल विवाह, बहुत सी चीजें ऐसी कुरीतियां जो बाद में समाज का एक अविभाज्य अंग बन गई। हम वो चीज ये देख रहे हैं कि इसी व्यवस्था में या इसी शासन काल में आता है। अब अगर वो गुप्त काल में आया तो बाद के समय में भी तो गुप्तोत्तर काल, इसमें भी वो प्रभावी रहेगा, स्वाभाविक है। और अगर गुप्तोत्तर काल में भी वो चीजें प्रभावी रहती हैं तो ये संभव है कि गुप्तेतर काल में जो पतन की अवस्था होगी या जो व्यवस्था होगी वो कहीं ना कहीं गुप्त काल से भी ज्यादा खराब होगी। लेकिन ये होने के बाद भी, जो क्रम होता है वो होने के बाद भी हम ये देखते हैं कि गुप्तोत्तर काल में कुछ शासक काफी प्रभावी रहे और उन्होंने अपनी प्रभावशीलता के ही कारण जो व्यवस्था दी, उस व्यवस्था को देने के कारण वो अमर हो गए। दूसरी तरफ हम लोग जब वास्तु निर्माण की बात करते हैं तो गुप्तोत्तर या गुप्त काल में हम लोग तीन चीज देखते हैं, क्योंकि वास्तु का ज्यादा प्रयोग या बिल्डिंग इत्यादि जो भी बना वो अधिकतर मंदिरों के विषय में आते हैं। अधिकतर मंदिर ही बने और मंदिरों में हम लोग संपूर्ण भारत में तीन शैलियों को देखते हैं, बेसर, नागर और द्राविड़, ठीक है। ये तीन शैलियां देखते हैं और ये तीन शैलियां ही संपूर्ण भारत में मंदिर निर्माण का केंद्र हो जाती है। इन्हीं के अंतर्गत जो भी हुआ इस वास्तुकला की शैली हो गई। साथ ही साथ गुप्त काल में हम ये देख रहे हैं कि ईंटों के मंदिर भी बनने लगे थे जिनकी भव्यता काफी ज्यादा थी, लेकिन इन मंदिरों में लागत कम हो गया। रीजन था गुप्त काल की आर्थिक पतनोन्मुख स्थिति, तो वो चीजें थी। अब ये देखिए कि गुप्त काल के पतन के बाद अगर हम लोग भारत की बात करें, गुप्त साम्राज्य के बाद उत्तर भारत की बात करें तो इस उत्तर भारत में 6 शासक वर्ग उभर कर सामने आते हैं। इन 6 शासक वर्गों में पहले थे मालवा के यशोधर्मन, पहले मालवा के यशोधर्मन। दूसरे हैं वल्लभी का मैत्रक वंश, ठीक। तीसरा है हुड़, ये वही हुड़ हैं जो गुप्त काल में लगातार आक्रांता के रूप में थे और गुप्त काल जब पतन की ओर होता है तब इन्होंने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, ठीक है। फोर्थ उत्तर गुप्त काल, उत्तर गुप्तकालीन शासक, इनकी हम लोग बात कर चुके हैं तो इसमें बात ही नहीं करना है। फिफ्थ है कन्नौज का मौखरी, मौखरी वंश। सिक्स्थ है वर्धन वंश थानेश्वर का। ठीक,
अब ये तो हैं, लेकिन जब इनका पतन हुआ, और जो व्यवस्था है उसे कहते हैं राजपूत काल, ये तो वंशों का काल था। हर छोटे छोटे क्षेत्र में कोई न कोई राजपूत शासक एक स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहारशील है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो भी आए वो सभी इन्हीं सबके क्या थे? सामंत। और इन्हीं सामंतों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर ली। कहीं न कहीं सामंती व्यवस्था ने एक मजबूत जो शासक प्रणाली होती थी, शासकीय प्रणाली होती थी, इसे समाप्त किया। कोई अब ऐसा शासक नहीं आ पाया जो संपूर्ण उत्तर भारत को एक साथ संयुक्त कर सके, एक साथ मजबूती के साथ जोड़ सके, ताकि बाह्य आक्रांता यदि कोई आए तो आक्रमण करने से पहले उनमें भय हो पराजित होने का, या अगर आक्रमण करते भी हैं तो उनके विजय की संभावना बहुत क्षीण हो। ये चीजें थी, तो कहीं न कहीं वही जो जाए। और अब हम बात करते हैं मालवा के यशोधर्मन से, जो वंश आए उनकी या इन वंशों की। गुप्तोत्तर काल, पहला वंश है मालवा का यशोधर्मन। केवल इसी का मिलता है, ठीक, ये एक शासक। सामान्यतः इनका जो वंश था वो औलिकर वंश माना जाता है, औलिकर वंश। लेकिन यशोधर्मन ने अपने वंश के किसी और का नाम तो नहीं हुआ, लेकिन यशोधर्मन ने अपनी श्रेष्ठता की वजह से, अपनी योग्यता की वजह से अपना नाम जरूर इतिहास में लिखवा कर चला गया। और इनके विषय में जो जानकारी मिलती है वो हमें मिलती है यशोधर्मन के मंदसौर अभिलेख से, और इसका लेखक था वाशुल। मंदसौर अभिलेख का लेखक वाशुल है, और इसमें यह कहा जाता है, इसे एक विजेता के रूप में दिखाया गया है। ठीक। दूसरा, इसने 532 ईस्वी में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। अब विजय स्तंभ बनवा रहा है तो क्यों बनवाएगा? कहीं न कहीं कोई विजय हुआ होगा तभी तो बनवाया। कहते हैं इसने गुप्तों के अधिकतर क्षेत्र को जीत लिया, यानी मालवा का संपूर्ण क्षेत्र जीता और गुप्त साम्राज्य सिकुड़कर छोटा सा रह गया। ठीक है। इसके विषय में यह कहा जाता है कि इसका साम्राज्य जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर के पश्चिम में समुद्र तक फैला था, यानी सिंध, पाकिस्तान, गुजरात वाला लगभग संपूर्ण क्षेत्र, बलूचिस्तान, ये पूरा क्षेत्र यशोधर्मन के नियंत्रण में था। और दूसरी तरफ पूर्व में कहते हैं महेंद्र पर्वत यानी उड़ीसा तक इसके अधिकार में चीजें थी। यानी एक ऐसा शासक है जिसने थोड़े ही समय के लिए कहे, लेकिन इसके जो अभिलेख है वहां से जो सोर्स मिलता है उसके अनुसार इसने उत्तर भारत को विजिट किया, लेकिन उत्तर भारत की जो शक्तियां थी दूसरी उन्हें समाप्त नहीं कर सका। इसीलिए यशोधर्मन के समय में दूसरी अन्य शक्तियों का भी उल्लेख मिलता है। दूसरा एक वंश आता है मैत्रक वंश। ठीक है। दूसरा एक वंश मैत्रक वंश। इन पे जो है इनका अभिलेख ही पूछा जाता है, सामान्यतः किससे संबंधित है। मैत्रक वंश। मैत्रक वंश। ठीक है। इस वंश का जो संस्थापक, इनकी जो लोकेशन मिलती है वो गुजरात मिलती है। जब संस्थापक की बात होती है तो इनका संस्थापक थे भट्टार।
ठीक है। दूसरा, वेशांग, जिसे यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है, वेशांग ने इसकी यात्रा की थी, यानी मैत्रक वंश की राजधानी की यात्रा की थी। राजधानी गुजरात में एक नगर पड़ता है जिसे कहते हैं वल्लभी, यही था। और जब वेशांग ने यात्रा की तो उस समय यहां का शासक था ध्रुवसेन सेकंड। वेशांग ये कहता है कि जो ध्रुवसेन सेकंड हैं ये बौद्ध मतावलंबी थे, बौद्ध धर्म को मानता था, ये वेशांग कहता है। लेकिन वास्तविकता जो है वो ये है कि मैत्रक वंश के सभी शासक बौद्ध मतावलंबी न होकर के शैव मतावलंबी थे, ठीक है, शैव मतावलंबी हैं। अब बौद्ध धर्म चूंकि वेशांग मानता था बौद्ध धर्म को, ये, और दूसरी बात ये कहता है वेशांग कि ध्रुवसेन जो हैं वो हर्ष के दामाद थे। ध्रुवसेन हर्षवर्धन के दामाद कहता है, हर्षवर्धन का दामाद बताता है। दूसरी चीज, ध्रुवसेन द्वितीय ने हर्षवर्धन के कन्नौज और प्रयाग के धार्मिक समारोह, कन्नौज और प्रयाग के धार्मिक समारोहों में प्रतिभाग किया था। देखिए, वेशांग आए किसके दरबार में? हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन ने वेशांग को सिर आंखों पर बिठाया। तो अगर वेशांग ने हर्षवर्धन को सिर आंखों पर बिठाया है और वही वेशांग हर्षवर्धन के दामाद के यहां जाए, जिसको वो दामाद बताते हैं, तो स्वाभाविक है कि दामाद भी ससुर के अतिथि का स्वागत तो करेगा ही करेगा। तो वेशांग का जब ध्रुवसेन ने स्वागत किया होगा, क्योंकि वेशांग के विषय में कहा जाता है कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म के प्रति उदार था वो। कुछ लोग बौद्ध धर्मावलंबी मानते हैं उसे, कुछ शैव मानते हैं, जो भी रहा हो, कोई ना कोई धर्म तो मानता ही था, लेकिन था सनातन में। तो उसने भी इनका स्वागत किया होगा हर्षवर्धन का। तो जब स्वागत किया होगा, बौद्ध धर्म के लिए इन्होंने छूट दे रखी होगी, तो उसी वजह से इन्होंने उसे बौद्ध मतावलंबी कह दिया। वास्तविकता जो भी रहो जानते थे, 2-4-5 दिन का मेहमान, उसके बाद तो चला ही जाएगा, जो भी कह रहा है कहने दो, और लेख तो बाद में छपा ना उसका, ठीक है। धार्मिक समारोहों में इन्होंने प्रतिभाग का किया था। महाकवि भट्टी, भट्टी इनका नाम याद रखिएगा, महाकवि भट्टी धरसेन चतुर्थ, धरसेन चतुर्थ के दरबारी थे। दूसरी चीज, ध्रुवसेन ने स्वयं को परम माहेश्वर घोषित किया था। जो व्यक्ति स्वयं को परम माहेश्वर घोषित कर रहा हो वो बौद्ध मतावलंबी हो ही नहीं सकता था, ठीक है। दूसरा, इन्होंने अपने अभिलेखों में महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। किसने? ध्रुवसेन द्वितीय ने घोषित की थी, ठीक है। तो ये मैत्रक वंशी, इनके क्षेत्र विस्तार बहुत ज्यादा नहीं कर पाए, लेकिन हाँ, उत्तर भारत के गुजरात वाले संपूर्ण परिक्षेत्र को इन्होंने विजित किया, उसको नियंत्रण में भी रखा। बाद में इनके हाथ से चला गया और मैत्रक वंश भी खत्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हुड़ों की। हुड़, हम बात हुड़ों की करते हैं, यानी विदेशी लोगों की जो भारत में सत्ता स्थापना या विजय के लिए प्रयासरत थे, और उन्होंने भारत में कहीं न कहीं सत्ता स्थापित भी किया और विजय भी प्राप्त की, ठीक है। हुड़ों की बात करते हैं तो ये बताया जाता है कि हुड़ जो है मध्य एशिया की, ये
मध्य एशिया की खानाबदोश जनजाति हुआ करती थी और इन्होंने ही सबसे पहले यूची जाति, जो कि कुषाण उचाण वाली थी, यूची जाति के शासकों को परास्त किया और उन्हें मध्य एशिया छोड़ने के लिए विवश कर दिया। और जब वो मध्य एशिया छोड़ देते हैं तो संपूर्ण क्षेत्र पर हुड़ों का अधिकार हो गया होगा। कहते हैं इनकी दो शाखाएं थी, इनकी दो शाखाएं थी हुड़ों की। पहली शाखा पश्चिमी शाखा, पश्चिमी शाखा, और दूसरी है पूर्वी शाखा। यानी एक पश्चिम की तरफ गई होगी और दूसरी आई होगी पूर्व की तरफ। ठीक है। पश्चिमी शाखा ने रोम की ओर अपनी सत्ता स्थापित की, यानी ये सब रोम चले गए, यूरोप में जाकर के बस गए। जो पूर्वी शाखा थी इसको श्वेत हुड़ भी कहा जाता है और यही शाखा भारत आई। ठीक। जब हुड़ों के आक्रमण की बात करते हैं तो ये देखते हैं कि सर्वप्रथम हुड़ आक्रमण गुप्त काल में स्कंदगुप्त के समय हुआ और इस हुड़ आक्रमण को स्कंदगुप्त ने विफल कर दिया, यानी पराजित किया था उसने हुड़ों को। और जब तक स्कंदगुप्त रहा तब तक हुड़ों ने भारत में सत्ता स्थापित नहीं कर पाई। स्कंदगुप्त ने जिस हुड़ शासक को पराजित किया था उसका नाम था खुशनवाज। क्योंकि मध्य एशिया के हैं, क्योंकि इस्लाम का उसमें उदय नहीं हुआ होगा, तो सामान्यतः ये माना जाता है कि ये लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, मूर्ति पूजा इनमें प्रचलित थी। जो भी रहा हो, कुछ चीजें हैं। अब इस गुप्त वंश के पतन के पश्चात, या गुप्त वंश जब काफी कमजोर हो गया, तब एक शासक है तोरमाड़। तोरमाड़, और इसी को भारत में हुड़ साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। तोरमाड़ को ही भारत में हुड़ साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, या हुड़ों की सत्ता की स्थापना करने वाला भारत में तोरमाड़ ही था। ठीक है। अब समस्या ये है, इसकी अनेक उपाधि भी हैं। जऊब्ल इसकी उपाधि एक मिलती है, दूसरा उपाधि मिलती है शाहिस उब्ल। शाहिस उब्ल ये सब तुर्की भाषा के शब्द हैं। ठीक है। और इस शब्दों का अर्थ होता है सामंत। देखिए, जैन ग्रंथ कुवलयमाला तोरमाड़ की सत्ता कितने क्षेत्रों में थी, साम्राज्य विस्तार उसकी जो है उसका उल्लेख करता है। और ये कहते हैं इसकी राजधानी जो है चंद्रभागा, राजधानी चंद्रभागा यानी चिनाब, नदी के तट पर पवैया थी। किसकी? तोरमाड़ की राजधानी चंद्रभागा यानी चिनाब नदी के तट पर स्थित पवैया में बता रहा है कौन? जैन ग्रंथ कुवलयमाला बता रहा है। ठीक है। अब समस्या होता है क्या? पंजाब के कुरण और एरण की वाराह प्रतिमाओं पर तोरमाड़ का अभिलेख मिलता है। कहते हैं इन अभिलेखों पर एरण में गुप्त साम्राज्य बुद्धगुप्त का साम्राज्य था, ये कहा जा रहा है इसमें। और बुद्धगुप्त के साम्राज्य में जो सामंत था, उस सामंत के क्षेत्र पर तोरमाड़ ने आक्रमण किया और क्षेत्र को विजित किया। बुद्धगुप्त के समय उस क्षेत्र एरण वाले क्षेत्र का जो सामंत है वो है बुद्ध मात्र विष्णु था। ठीक है। सामंत एरण वाले क्षेत्र का मात्र विष्णु, एरण व पूरा। ठीक। यहां पर बुद्धगुप्त गुप्त वंश के शासक हैं एरण में,
इनका सामंत था मात्र विष्णु। जबकि जब एरड़ के क्षेत्र पर तोरमाण का अधिकार हो गया तो तोरमाण ने मात्र विष्णु को अपदस्थ कर मात्र विष्णु के ही भाई धान्य विष्णु को अपना सामंत बना दिया। यानी तोरमाण या हुड़ों के आक्रमण के पश्चात भी कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। जो सत्ता पहले थी जैसी थी वही सत्ता अभी भी स्थापित हो रही है, उसमें कोई परिवर्तन करने की बात नहीं आई, ना तो तोरमाण के समय आई ना तो बाद के ही समय आई। ठीक है, इसको मिटा दें। कुवलय माला तो जैन ग्रंथ है और कहीं न कहीं ये तोरमाण का उल्लेख भी कई जगहों कर रहा है। तो कुवलय माला ये कहता है कि तोरमाण ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। ये मानते हैं हम भी, स्वीकार कर लिया था। लेकिन दूसरी तरफ क्या मिल रहा है कि तोरमाण की मुद्रा पर, तोरमाण की मुद्राओं पर सूर्य का अंकन है। अब अगर सूर्य का अंकन है तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि तोरमाण कहीं न कहीं वैष्णव धर्म को मानता था। जैन धर्म के विषय में हो सकता है भाई, कभी कभी किसी धर्म को प्रश्रय दे देने मात्र से हम ये नहीं मान सकते कि सामने वाला शासक जो है वह उस धर्म का मतावलंबी हो गया, ये नहीं मान सकते। ये जरूर हम कह सकते हैं कि वह जो धर्म मानता था वो तो मान रहा है, लेकिन दूसरे धर्मों के प्रति भी वह उदार है। तोरमाण के विषय में भी हम लोग ये कह सकते हैं कि तोरमाण दूसरे धर्म के विषय में भी उदार था। ठीक है, कौशाम्बी से तोरमाण की 2 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, और तोरमाण के और उन दोनों मुद्राओं पर सूर्य का ही अंकन है। ठीक, दूसरी तरफ देखिए, अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर तोरमाण ने पवैया साकल पंजाब, एरड़, मालवा, यूपी में कौशाम्बी तक शासन स्थापित किया। यानी उसने इन सभी क्षेत्रों को विजिट किया था। ठीक है, स्थापित कर दी थी। अभी जल्दी में ही गुजरात के संजौली से तोरमाण के 3 ताम्रपत्र मिले हैं और इन ताम्रपत्रों से हम एक निष्कर्ष पर पहुंचे, एक निष्कर्ष निकाला गया कि तोरमाण का जो शासन काल है वो 19 वर्ष था। यानी तोरमाण ने एक लंबा शासन स्थापित किया, एक लंबे समय तक शासक भी रहा। और जब कोई भी व्यक्ति एक लंबे समय तक शासक रहता है तो संभव है वह अपने संपूर्ण शासनकाल में एक व्यवस्थित व्यवस्था देने का प्रयास सफलतापूर्वक कर सके। तोरमाण ने भी वो व्यवस्थित व्यवस्थाएं दी और इनकी मृत्यु के बाद एक नया शासक होता है तोरमाण का पुत्र, नाम था मिहिरकुल। नाम है इसका, काम नहीं थे मिहिरकुल वाले, क्या नाम है इसका मिहिरकुल, काम अच्छे थे। तो मान्यता कहा जाता है पुरुषों को
बड़े मेहरकुल हो यार। मेहरकुल मतलब स्त्रैण, यानी स्त्री वाले लक्षण आ जाना। ठीक है, ये तोरमाड़ का पुत्र था और इसका एक अभिलेख है ग्वालियर, ग्वालियर अभिलेख इसका है, मेहरकुल का, जिसके विषय में हमें इसकी जानकारी मिलती है। कहते हैं ग्वालियर अभिलेख इसने अपने शासनकाल के 15वें वर्ष निर्गत करवाया था। ग्वालियर अभिलेख उसने 15वें वर्ष निर्गत कराया है। अब मेहरकुल पर कई लेखकों की चीज आती, जैसे पहले है कल्हण। वही है ये कल्हण, राजतरंगड़ी वाले, कश्मीर का इतिहास। ठीक है, इन्होंने तो मेहरकुल को विनाश का देवता कहा है। कल्हण ने मेहरकुल को विनाश का देवता कहा है। वही जैन जो है, जैन ग्रंथ, वो दुष्टों में प्रथम कहते हैं। देखिए कितनी बेइज्जती हो रही है इसकी। अभी तक तोरमाड़ के विषय में ये कह रहे थे कि बड़ा भला आदमी था, जैन धर्म स्वीकार कर लिया था, और अब उसके बेटे को ही कह रहे दुष्टों में प्रथम ये कह रहे हैं। ठीक है, राजतरंगिणी में कल्हड़ ने मेहरकुल की क्रूरताओं का वर्णन किया है और ये कहा है कि इसका शासन गांधार से लेकर के दक्षिण भारत एवं श्रीलंका पर भी इसने विजय प्राप्त की थी, यानी नीचे वाला। तो ये तो बहुत बड़ी अतिशयोक्ति हो गई। अब जो वास्तविक शोध हैं, जो साक्ष्य है, उनसे ये कहा जाता है ऐसा कुछ नहीं था, ये सिर्फ अतिशयोक्ति मात्र है। इसका जो शासन था वो उत्तर तक ही सीमित था। दूसरा, मेहरकुल को बौद्धों का घोर शत्रु बताया गया है। मेहरकुल को बौद्धों का घोर शत्रु बताया गया है। रीजन क्या रहा होगा घोर शत्रु बताने का? पहला रीजन ये देखिए, ये कहते हैं कि इसने लगभग 1600 स्तूप एवं संघाराम गांधार में तुड़वा दिए थे। 1600 स्तूप व संघाराम गांधार में तुड़वा दिए। पहला चीज भाई सही बात है, अगर ये चीजें हैं तो दिक्कत तो होगी। दूसरा, ये कहते हैं कि मेहरकुल ने एक आदेश जारी किया था। मेहरकुल ने एक आदेश जारी किया और उस आदेश में यह कहा गया 5 द्वीप समूहों में जितने भी बौद्ध भिक्षु हैं सबकी हत्या कर दी जाए, कोई जीवित ना बचे। ऐसा तो नहीं हो सकता था, हो सकता था। अब अगर हम उसके इस आदेश को सही माने तो पक्का है कि वो बौद्ध भिक्षुओं से बहुत ज्यादा नाराज था। लेकिन एक शासक के दृष्टिकोण से देखें तो ये हम मान सकते हैं कि ऐसे आदेश सामान्य में तो नहीं दिए जा, सामान्य परिस्थिति में नहीं दिए जा सकते थे। ऐसे आदेश तभी दिए जाएंगे जब बहुत ज्यादा नाराजगी हो। सामान्य नाराजगी में ऐसे आदेश नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, मेहरकुल के सिक्कों पर त्रिशूल और नंदी की आकृति है, इसलिए हम ये मान सकते हैं कि मेहरकुल शैव धर्म को मानने वाला था, भगवान शिव का उपासक था। ठीक है, दूसरी चीज, इसके ग्वालियर लेख से एक सूचना और मिलती है कि इसने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। सूर्य मंदिर का इसने निर्माण करवाया था। दूसरी चीज, इसके विषय में 3 विदेशी हैं जिन्होंने विवरण दिया है। पहले तो वेनसांग ही होंगे, ठीक है, उन्होंने भी विवरण, लेकिन कोई विशेष विवरण इन सबको नहीं है। वेनसांग ने इसे पंच भारत का स्वामी कहा है। वेनसांग ने मेहरकुल को पंच भारत का स्वामी कहा है। अब वहां पर पंच भारत के किस क्षेत्र से वो बात कर रहे हैं यह नहीं पता चलता है। और दूसरी बात ये कहते हैं कि इसकी राजधानी
साकल थी। चूंकि ह्वेनसांग क्यों नहीं कह सकते भाई, जब वो ये कह सकते हैं कि वो सब चीजें क्षेत्र विजित कर लिए गए थे, बौद्ध अभिलेख तो कह रहे हैं कि श्रीलंका और वो सब, तो फिर पंचभारत का इसे कहा जा सकता है। अब हुड़ों का विनाश कैसे हुआ, तो हुड़ों के जब हम विनाश की बात करते तो उसमें कई लेख आ जाते, कई शासकों ने ये कहा है कि हमने हुड़ों को पराजित किया, हमने हुड़ों को मारा, हमने हुड़ों के राजकुमारों का नाश कर दिया, अलग अलग आए हैं। तो यह मान सकते हैं कि हुड़ों के विनाश में कई शासकों का योगदान रहा होगा। सबने आक्रमण किया होगा हुड़ों पर, और जब हुड़ों पर लगातार आक्रमण किए गए तो हुड़ों ने उस आक्रमण को बर्दाश्त हुड़ नहीं कर पाए और अंततः क्षेत्र को छोड़ दिया होगा। जब स्थिति बहुत कमजोर हुई होगी, भारतीयों के लगातार हमलों को झेलने के स्थिति में वो नहीं रह गए होंगे, तो मजबूरी में उन्होंने उस क्षेत्र को छोड़ दिया होगा। लेकिन ये हमले तोरमाड़ और ह्वेनसांग ने झेला, इसलिए इनका शासनकाल एक लंबा था और व्यवस्था भी इन्होंने स्थापित की। हाँ, मिहिर कुल के बाद कमजोर शासक हुए होंगे, जो उत्तरवर्ती हुड़ शासक रहे होंगे काफी कमजोर रहे होंगे और उन्हें पराजित किया गया होगा, उन हुड़ों को पराजित किया गया, हुड़ों के अग्रिम टुकड़ी को पराजित किया गया, सामान्य हुड़ों को मारा गया होगा। तो जब सामान्य हुड़ मार रहा है, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे, तो उन हुड़ों ने पुनः अपने मध्य एशिया वाले क्षेत्र को प्रस्थान कर गए। ठीक है, चलिए नए वंश की तरफ हम लोग आते हैं। ये देखा जाए नया वंश कौन। बात हम लोग करें वर्धन वंश। थानेश्वर का वर्धन वंश, वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहते हैं, पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। दूसरी चीज कहते हैं, इस वंश का जो उदय हुआ वो हरियाणा में थानेश्वर में हुआ था। थानेश्वर, और थानेश्वर ही इनकी राजधानी थी, प्रारंभिक राजधानी इनकी थानेश्वर में थी। अब ह्वेनसांग जो है, हर्षवर्धन के समय, हर्षवर्धन के दरबार में ह्वेनसांग आया था। ह्वेनसांग ने इनकी जाति वैश्य बताया है, वैश्य बता रहा है। अब वैश्य क्यों बता रहा है, क्या रहा होगा, जो भी रहा हो, लेकिन बाणभट्ट जो जिन्होंने हर्षचरित की रचना की और हर्ष के दरबारी थे, इन्होंने वर्धन वंश का संस्थापक शैव मतावलंबी पुष्यभूति को बताया है। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, ठीक है। अब समस्या ये है, लेकिन पुरातात्विक स्रोत जो हैं वहां पुष्यभूति नाम मिलता ही नहीं। तो अब पुष्यभूति नाम नहीं मिलेगा तो जाना किसको जाए, कैसे, जब सोर्स ही कोई नहीं है, सिर्फ बाणभट्ट के कहने मात्र से हम पुष्यभूति को इस वंश का संस्थापक नहीं मान सकते, ठीक है। लेकिन जो पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं सिक्के, उसमें इस वंश का पहला शासक नरवर्धन, नर थे ये, नरवर्धन का नाम मिलता है, ठीक है। अब इनका जो इतिहास है पुष्यभूति वंश का, उसमें हम लोगों को काफी चीज मिलती है, सिक्के मिलते हैं, अभिलेख मिलते हैं और ग्रंथ कई हैं। सबसे ज्यादा तो लिखित साक्षी मिलता है, विदेशी विवरण यानी ह्वेनसांग का विवरण भी मिलता है, ठीक है। अब देखिए बाणभट्ट, ये हर्ष के दरबारी थे,
पुष्यभूत वंश से जो प्रमुख प्रश्न आते हैं वो सामान्यतः हर्षवर्धन पे ही आएंगे। ठीक है, बाणभट्ट हर्ष के दरबारी थे और इन्होंने हर्षचरित की रचना की। भाई जब दरबारी हर्षवर्धन के हैं तो पुस्तक भी जो लिखेंगे वो हर्षवर्धन पे ही तो लिखेंगे। ठीक है, इसमें 8 अध्याय हैं और उसमें पूरा हर्ष के कार्य, प्रशासन, इन सब चीजों का वो किया है इन्होंने। ठीक है, यहीं पर हर्षचरित में ही इन्होंने तुला यंत्र या रहट की बात की है। हर्षचरित में ही तुला यंत्र या रहट, सिंचाई के संसाधन के लिए इन्होंने रहट का हम लोग जो उल्लेख देखते हैं वो सबसे पहले उत्तर गुप्त काल में या गुप्त काल में आता है सबसे पहले। उससे पहले सिंचाई के संसाधनों के रूप में रहट नहीं यूज होता था, या था ही नहीं, या लोगों को जानकारी नहीं है, जो भी बात रहे हो, लेकिन रहट के विषय में जानकारी नहीं थी। हम लोग बात सबसे पहले जो यहाँ शासक में करें वो करें प्रभाकर वर्धन से, क्योंकि जब भी हर्ष की बात होती है तो वो बात प्रभाकर वर्धन से ही आती है। और प्रभाकर वर्धन के 2 बच्चे, हर्षवर्धन छोटे थे और राज्यवर्धन बड़े थे, लेकिन राज्यवर्धन की षड्यंत्र के माध्यम से हत्या कर दी गई, इसलिए हर्षवर्धन शासक बने। और हर्षवर्धन वो अंतिम शासक हैं जिन्होंने संपूर्ण उत्तर भारत को विजित करके एक शासक के अधीन बचा कर रखा, अन्यथा तो उत्तर भारत बिखर गया था कई खंडों में। ठीक है, तो प्रभाकर वर्धन हम लोग सबसे पहले, इनकी जो उपाधि मिलती है सिंधु राजवर, सिंधु राजवर पहली उपाधि, सिंधु राजवर, गुर्जर प्रजागर, सिंधु राजवर, गुर्जर प्रजागर, हुण हरिण केसरी, हुण हरिण केसरी, यानी इन्होंने भी हूणों का शिकार किया था। ठीक है, दूसरा इनका जो नाम मिलता है वो मिलता है प्रतापशील, कहते हैं इस नाम से ये काफी विख्यात थे। तो भी बात रही हो, ठीक है, लेकिन वर्धन वंश में ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। कहते हैं वर्धन वंश के शासक प्रारंभ में गुप्तों के सामंत थे, सामंती प्रणाली आई गई थी, गुप्तों के सामंत हैं, तो जब गुप्तों के सामंत हैं तो शासक तो होते ही होते। ठीक है, अब इनकी जब डेथ होती है तो इनकी डेथ के बाद 2 लोग बचते हैं, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। लेकिन राज्यवर्धन ने अपने भाई को ही गद्दी पर बैठाना चाहा, शुरू में दोनों नहीं चाहते थे, ठीक है, कि वो हो, लेकिन राज्यवर्धन इनके बाद गद्दी पर बैठते हैं तब 605 ईस्वी में। इन्होंने परम सौगात की उपाधि धारण की। राज्यवर्धन ने, दोनों भाई मिलकर के ही करेंगे, कहते हैं ये बुद्ध के उपासक भी थे राज्यवर्धन, और देवगुप्त को इन्होंने मार डाला। ठीक है, कारण क्या था, इन्होंने देवगुप्त को इन्होंने मार डाला। कारण ये था कि इनकी बहन ठीक है को ये उठा ले गए थे, जबरदस्ती उनके ऊपर अधिकार करना चाहा था। बाद में राज्यवर्धन ने आक्रमण किया उसके ऊपर और उसको मार डाला। ठीक है, जब इन्होंने देवगुप्त को मार डाला तो देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक, बुद्ध के भी उपासक है, और शशांक ने बौद्ध वृक्ष को ही कटवा के फेंकवा दिया था नदी में। ठीक है, बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा विरोधी। कहते हैं शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी। अब जब राज्यवर्धन की धोखे से हत्या कर दी गई शशांक के द्वारा, तो अब जरूरी ये था कि इस हत्या का बदला लिया जाए, और बदला लेने का काम किसका होगा, जो नया शासक बनता। नए शासक कौन बने राज्यवर्धन के बाद, हर्षवर्धन, छोटा भाई किसका,
राज्यवर्धन का। इन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया, ठीक है। अब क्यों नहीं किया तो अलग बात है, इन नहीं किया था, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं हर्षवर्धन की उत्तर भारत का अंतिम शक्तिशाली शासक। हर्षवर्धन (606 से 647 ईस्वी). अब हर्षवर्धन के विषय में ही हमें बहुत सी चीजें पता चलेंगी, ठीक है। पहली उपाधि इनकी मगधराज। मगधराज की उपाधि। मा त्वानलिन चीनी लेखक मा त्वानलिन ये कहते हैं कि इन्होंने 641 ईस्वी में यह उपाधि धारण की थी, यानी उससे पहले इन्होंने यह उपाधि धारण नहीं की थी। दूसरा, सकलो उत्तरा पथनाथ, एक नाम ये मिलता है, यानी संपूर्ण उत्तरापथ यानी उत्तर भारत के स्वामी, ठीक है। अब ये जो उपाधि मिली है ये पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में कहा गया, क्योंकि इस अभिलेख में यह कहा जा रहा है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन के दक्षिण भारत में विजय का जो मार्ग था उसको रोक दिया था, उसने हर्षवर्धन को पराजित किया था, ठीक है। इसी में पुलकेशिन के ऐहोल अभिलेख में हर्षवर्धन के गज सेना का उल्लेख है, पहली चीज। दूसरा, हर्षवर्धन के गज का नाम दर्प सात उल्लेख किया गया है। गज था ये हर्षवर्धन जिसकी सवारी करते थे, यानी उनका वो चीजें, सात उल्लेख किया गया। अब हम देखते हैं बात हर्षवर्धन के अभिलेखों की, या हर्ष के क्या क्या सोर्स मिलते हैं जानने के लिए हर्षवर्धन, ठीक है। सोर्स देखिए इनके। पहली चीज तो ये सिक्के, काफी सिक्के भी मिले हैं। दूसरा, ताम्र अभिलेख, कई ताम्र अभिलेख पाए गए। अब इस ताम्र अभिलेख में दो ताम्र अभिलेख, एक बसखेड़ा लेख, दूसरा है मधुबन लेख। बसखेड़ा लेख और मधुबन लेख। बसखेड़ा लेख है शाहजहांपुर में, यूपी। बसखेड़ा लेख शाहजहांपुर यूपी में है, जिसमें हर्ष की तिथि हर्ष संवत 22 बताई जा रही है। हर्ष संवत, यह हर्ष की तिथि नहीं है बल्कि इस लेख के स्थापित होने की तिथि है, ठीक है। मधुबन लेख मऊ में है, यानी एक कहां है मध्य भारत में और दूसरा कहां है मध्य यूपी में, दूसरा है पूर्व यूपी में। और इस मधुबन लेख में जो तिथि बताई गई हर्ष संवत 25 बताई गई, ठीक है। अब देखिए सिक्के जो इनके मिले हैं, नालंदा से मिले हैं, सोनीपत से मिले हैं, ठीक है। दूसरे जो आते हैं भिटौरा और फर्रुखाबाद से मिला है, फर्रुखाबाद, भिटौरा और फर्रुखाबाद से मिले हैं इनके लेख, ठीक है। अब ये इनके अभिलेख हैं। साथ ही साथ हर्ष स्वयं भी
एक अच्छे लेखक थे। दूसरा, इनकी 3 किताबें हर्षवर्धन की, कौन कौन, इस पे भी बात आती है। ठीक, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये पूछे गए हैं, अधिकतर पूछे गए हैं कि निम्न में कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन की पुस्तक नहीं है, ये प्रश्न आता है। अब उसमें 4 दे दिया गया है, पता चलता है कंफ्यूज है, अगर आप क्लियर नहीं है तो गलत हो जाता है। ठीक है, दूसरी जो आती है वो आती है बाण भट्ट की हर्षचरित। तीसरा, वेलसांग के विवरण। बहुत से बौद्ध ग्रंथ में इनका उल्लेख आया है, बौद्ध धर्म को प्रश्रय भी दिया था। उदार थे, है तो शैव मतावलंबी, उदार है धर्म के प्रति, बौद्ध धर्म के प्रति क्रूरता नहीं दिखाई शशांक की तरह, उदारता, उसको संरक्षण भी दिया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, धर्म होता है वो चाहे जिससे रिलेट करता हो। ठीक है, अब यहां देखिए इन अभिलेखों पर इनके जो चीजें हैं हस्ताक्षरित क्या है ये देखा जाए। ठीक है, बसखेड़ा लेख, पहला फैक्ट ही है हम लोग का, बसखेड़ा लेख पर हर्ष के हस्ताक्षर हैं, यानी हर्षवर्धन पढ़े लिखे थे। ठीक है, ये है इनका। ठीक, दूसरा, इसी में ये कहा जाता है कि हर्षवर्धन ने पहले ये कहा था कि हम राजत्व ग्रहण नहीं करेंगे, सिर्फ हम बहन का शासन चलाएंगे कन्नौजवाड़े में, लेकिन ये कहा जाता है उन्होंने उन प्रतिज्ञा को छोड़ करके महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो इसमें गलत क्या था? ठीक है, बसखेड़ा और मधुबन, इन दोनों लेखों में ये कहा गया है बसखेड़ा और मधुबन की राजवर्धन की उपाधि परम सौगात थी। ये बसखेड़ा में भी कहा गया और मधुबन लेख में भी कहा गया। ठीक है, नालंदा बिहार, ठीक है, कहते हैं नालंदा से हर्ष की मिट्टी या मृण मुद्रा प्राप्त हुई है। हर्ष की मिट्टी या मृण मुद्रा प्राप्त हुई है। हर्ष की मिट्टी या मृण मुद्रा प्राप्त हुई है। सोनीपत हरियाणा, वहां से भी तो सिक्के मिले हैं। सोनीपत हरियाणा, कहते हैं यहां से ताम्र मुद्रा मिलती है। सोनीपत हरियाणा से ताम्र मुद्रा मिली है। ठीक है, भिटौरा यूपी फैजाबाद में है। ये फैजाबाद के पास एक गांव है भिटौरा, वहीं से रजत मुद्रा प्राप्त हुई है इनकी, हर्ष की। अब ये जल्दी ही प्राप्त हुई, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ था। ठीक है, इस पर साल दत्त या श्री शिलादत्त का अंकन है। इस पर श्री शिलादत्त इस नाम का अंकन मिलता है। इस पे शिलादत्त इनको कहा गया है। हर्ष का टीला थानेश्वर में स्थित था। ये चीजें इनके साथ आई। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग थोड़ा सा। शिलादित्य, कहते हैं वेशांग ने हर्ष को शिलादित्य ये नाम दिया है। किसने? वेशांग ने। किसको नाम दिया? हर्षवर्धन को। यानी वेशांग के अनुसार हर्षवर्धन का एक अलग नाम मिलता है। ठीक है, ये चीज आई। अब आगे हम लोग ये देखें कि इनका साम्राज्य विस्तार। इतना था। ठीक है, किसके साम्राज्य विस्तार की बात कर रहे हैं? हर्षवर्धन के। देखिए साम्राज्य विस्तार, हमने बात किया था राज्यवर्धन की हत्या शशांक के द्वारा चुपके से या धोखे से कर दी गई। और जब राज्यवर्धन की हत्या हो गई तो अब जरूरी क्या था कि जो नया शासक हो वर्धन वंश का वो बदला लेता। इसलिए पहला जो अभियान हुआ, कहते हैं गद्दी राज्याभिषेक के तुरंत बाद हर्षवर्धन ने शशांक
के खिलाफ अभियान किया और विजय प्राप्त की। ठीक, अब जो सोर्स मिलते हैं उसमें यह कहा जाता है कि कश्मीर को छोड़कर शेष उत्तर भारत हर्ष के साम्राज्य में सम्मिलित था। हर्ष की दक्षिण सीमा जो है वो नर्मदा नदी थी। नर्मदा नदी के बाद पुलकेशिन द्वितीय का क्षेत्र आ जाता है। दूसरी तरफ यह कहा जाता है कश्मीर का शासक उस समय दुर्लभवर्धन था। दुर्लभवर्धन था कश्मीर का शासक, जिसने स्वयं ही हर्ष की मित्रता स्वीकार की और कश्मीर में महात्मा बुद्ध के दांत रखे हुए थे। वह बुद्ध के दांत स्वयं लाकर हर्ष को देता है, जिस पर हर्ष ने बाद में एक स्तूप का निर्माण कराया। तो यानी कश्मीर भाग नहीं था, लेकिन कश्मीर का शासक हर्ष की कहीं ना कहीं या तो अप्रत्यक्ष रूप से ही कहें अधीनता जरूर स्वीकार करता था या उसने हर्ष की मित्रता स्वीकार कर ली थी। ठीक है। दूसरा, एक युद्ध इन्होंने लड़ा, बल्लभी का युद्ध। बल्लभी, हम लोगों ने अभी बल्लभी की बात की थी और बल्लभी में यह देखा गया था कि बल्लभी में शासक जो है वो है ध्रुवसेन द्वितीय, मैत्रक वंश, ध्रुवसेन द्वितीय। और जब ध्रुवसेन द्वितीय पर हर्ष ने आक्रमण किया तो उन्होंने ध्रुवसेन द्वितीय को पराजित किया, लेकिन बाद में ध्रुवसेन द्वितीय से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। इसीलिए वेशांग ये कहता है कि ध्रुवसेन द्वितीय हर्षवर्धन का क्या था, दामाद। अब जब ध्रुवसेन द्वितीय से विवाह हो गया तो ध्रुवसेन द्वितीय हर्ष और पुलकेशिन के बीच की सीमा रेखा हो गए और कहते हैं काफी कुछ बल्लभी युद्ध ही हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध का कारण हुआ। बल्लभी युद्ध ही हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध का कारण था। जो भी रीजन रहा हो, लेकिन वही युद्ध का कारण हुआ। अब पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध, इस युद्ध का वर्णन हमें ऐहोल अभिलेख से मिलता है। ठीक है। बाणभट्ट इस युद्ध का वर्णन नहीं करते हैं। अब क्या बात था, क्यों नहीं किया, जो युग भी हो, लेकिन इस युद्ध का वर्णन दो जगह, एक तो हुएनशांग की पुस्तक सी यूकी में और दूसरा पुलकेशिन का ऐहोल अभिलेख। यही दो सोर्स हैं जो ये बताते हैं कि इन दोनों में युद्ध हुआ था और इस युद्ध में हर्ष की पराजय हुई थी। यह युद्ध नर्मदा नदी के पास लड़ा गया। यह भी नर्मदा नदी की बात है। नर्मदा नदी, इसीलिए तो कहते हैं जब नर्मदा नदी के तट पर ही पराजित हो गए हर्ष, तो फिर आगे कैसे बढ़ सकते थे, क्योंकि आगे तो पुलकेशिन द्वितीय का ही साम्राज्य पड़ता था। ठीक। पुलकेशिन द्वितीय ने जब हर्ष को पराजित किया तो उसने माहेश्वर की उपाधि धारण की। इसने परमेश्वर, माहेश्वर नहीं, परमेश्वर की उपाधि, क्योंकि माहेश्वर की उपाधि हर्षवर्धन की थी। माहेश्वर उपाधि हर्षवर्धन ने स्वयं धारण किया था। ठीक है, ये स्थिति थी इनकी। अब हम लोग बात करें हर्षवर्धन की धार्मिक नीति की। इनकी धार्मिक नीति भी कुछ अलग थी। ठीक है। हर्षवर्धन की
धर्म। हर्षवर्धन को उसके अभिलेखों में परम माहेश्वर कहा गया है। यानी अभिलेखों के अनुसार हर्षवर्धन शैव धर्म को मानता था। ठीक। दूसरा कहते हैं वर्धन वंश के ही कुल देवता शिव जी थे। जब वर्धन वंश के कुल देवता शिव हैं तो प्रारंभ से हर्षवर्धन के मना मस्तिष्क पर शिव जी का ही तो छाप पड़ी होगी। और जब मना मस्तिष्क पर प्रारंभ से शिव जी की छाप हो तो उस धर्म को, उस देवता को जल्दी भुलाया नहीं जा सकता। वह देवता हमेशा हृदय में बसे रहेंगे। ठीक है। इनके सिक्कों पर, हर्षवर्धन के सिक्कों पर नंदी पर आसीन शिव पार्वती का अंकन हुआ है। नंदी पर आसीन शिव पार्वती का अंकन है। अब अगर शिव पार्वती का अंकन है नंदी पर तो इससे भी ये पता क्या चलता है कि हर्षवर्धन शैव मतावलंबी थे। रास तरंगिणी जो कि कल्हड़ की एक रचना है उससे ज्ञात होता है कि बौद्ध अपनाने से पहले हर्ष शैव था। यानी रास तरंगिणी भी ये कहता है कि प्रारंभ में हर्षवर्धन शैव मत को मानते थे, लेकिन बाद में चल करके वो वेदांत के प्रभाव में आकर के बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। ठीक। रास तरंगिणी रास तरंगिणी में ये कहा जाता है बौद्ध धर्म अपनाने से पहले शैव थे, लेकिन वेदांत के प्रभाव में आकर से बौद्ध हो गए। बौद्ध में भी महायान शाखा के मतावलंबी थे। ये हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के महायान शाखा के मतावलंबी थे। ठीक है। इनकी धर्म सभा की बात करते हैं। ठीक। धर्म सभा, हर्षवर्धन की धर्म सभा थोड़ी सी कम है। देखिए, कहते हैं कि महायान धर्म की महत्ता स्थापित करने के लिए हर्षवर्धन ने इस सभा का आयोजन किया था, बुलाया था। और इस सभा का जो है अध्यक्ष वेदांत बना। ठीक। इस सभा का अध्यक्ष वेदांत था। और कन्नौज की धर्म सभा में वेदांत को महायान देव एवं मोक्ष देव की उपाधि दी गई। इसे महायान देव व मोक्ष देव की उपाधि दी गई थी। ठीक। अब अगर महायान देव और मोक्ष देव की उपाधि दी गई है, एक धर्म सभा बुलाई जा रही है, तो स्वाभाविक है उस धर्म सभा में या तो हर्ष के अधीन जो शासक हों वो सारे उपस्थित होंगे, या ऐसे शासक भी उपस्थित होंगे जिन्होंने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को प्रश्रय दे रखा हो या स्वयं उसके अनुयायी हो, वो भी इसमें उपस्थित होंगे। कहते हैं इस धर्म सभा में 20 राजा सम्मिलित हुए। 20 राजा सम्मिलित हो रहे हैं। कहते हैं ब्रह्मा के रूप में इसमें एक जुलूस निकाला गया था, जिसमें सबसे आगे स्वर्ण से बसे बनी, स्वर्ण की बनी बुद्ध जी की मूर्ति थी। और इसके दो साइड में
ब्रह्मा के रूप में भास्कर वर्मा, एक साइड ब्रह्मा के रूप में भास्कर वर्मा और दूसरी साइड इंद्र के रूप में स्वयं हर्षवर्धन चल रहे थे। सोचिए, जुलूस निकाल रहा है शासक इतनी ज्यादा, ठीक है। और ये दोनों लोग बुद्ध के अनुचर के रूप में थे, इस प्रकार चल रहे थे जैसे बुद्ध जी के अनुचर हों, यानी बुद्ध जी को भगवान स्वीकार कर लिया गया था। इस समय तक शासक भी बुद्ध जी को भगवान स्वीकार कर रहे हैं, और जब ये चीजें आ गई सामने तो इसीलिए महात्मा बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार स्वीकार कर लिया, यानी वैष्णव धर्म में इनको स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। अब स्थिति क्या थी, कहते हैं कि ये जो धर्मसभा फेल हुई आर के मुखर्जी के अनुसार, इसमें हर्षवर्धन ने पक्षपात किया। पक्षपात के कारण ये धर्मसभा फेल हो गई, और जब फेल हो गई तो कहते हैं इस पक्षपात ने सांप्रदायिक रूप ले लिया था। यहां पर दंगे हो गए थे, और जब लड़ाई झगड़ा मारपीट हो गया तो स्थिति ये हो गई कि हर्षवर्धन ने 500 ब्राह्मणों को देश निकाला दे दिया था, ठीक। 500 ब्राह्मणों को देश निकाला दे दिया था। इसने उड़ीसा में बौद्ध धर्म के महायान शाखा के प्रचार के लिए नालंदा के 4 शिक्षकों को भेजा था वहां पे, तो जाओ वहां बौद्ध धर्म का प्रचार करो, ठीक है। तो इस प्रकार यह हर्षवर्धन की नीति कहें या हर्षवर्धन की योग्यता या पक्षपातपूर्ण नीति का परिणाम था कि यह धर्मसभा का कोई विशेष परिणाम नहीं निकला, और अंततः यह धर्मसभा फेल हो गई, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद इन्होंने 635 ईस्वी 647 तक ही रहे, ठीक है। प्रयाग में महामोक्ष परिषद, प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन किया, और कहते हैं ये 635 वाली जो महामोक्ष परिषद थी ये 6वीं थी, अर्थात प्रत्येक 5वें वर्ष इसका आयोजन होता था। और यह जो महामोक्ष परिषद होती थी ये 75 दिन चलता था, थोड़े बहुत नहीं, 2.5 महीने तक यह चलता रहता था, ठीक है। और ये जो 6ठी महामोक्ष परिषद थी इसमें 18 देश के राजा सम्मिलित हुए। इसमें 18 देश के राजा सम्मिलित हुए। कहते हैं इसमें वे सभी धर्मों की पूजा करते थे, और बाद में पूजा जब खत्म होती थी तो दान इत्यादि खूब अच्छे से बांटते थे, अधिकतर लोगों को दान इत्यादि दे देते थे, कोई छूट न जाए। कहते हैं इस मोक्ष परिषद में हर्ष ने यानी हर्षवर्धन ने बुद्ध, सूर्य और शिव की पूजा की थी। बुद्ध, सूर्य व शिव की पूजा की, यानी शिव कुल देवता है, उपासक है। बुद्ध को स्वयं मानने लगा वेदांत के प्रभाव में आने के कारण, और जब सूर्य की तो बात ही है इसमें, क्योंकि वो चीजें यहाँ शुरू से ही देखी जा रही है कि सूर्य के उपासक हैं, या किसी से प्रभाव में आकर के सूर्य की बात की हो, तो यहाँ पर ये पूजा की। पूजा के पश्चात जो भी इनके पास संपत्ति होती थी वो सारा ये दान दे दिया करते थे। कहते हैं केवल जो तन पर वस्त्र होता था उसी में ये चले आते थे, और 5 साल तक फिर जो भी संपत्ति संचित की, 5 साल बाद फिर प्रयाग के महामोक्ष परिषद में उसका दान दे दिया करते थे। यहीं पर प्रयाग के महामोक्ष परिषद में ही कहा यह जाता है कि यहीं पर वेशांग ने हर्ष से वापस जाने की अनुमति मांगी थी, ठीक है। हर्ष ने वापस जाने की अनुमति मांगी थी, और हर्ष ने इसको अनुमति भी दे दी, और वेशांग कहाँ चले गए? चीन, ठीक है। तो ये चीज हर्षवर्धन से संबंधित है।
जब हम इनकी वो देखते हैं तो देखते क्या है भाई, प्रशासन में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं था, जो गुप्त काल की स्थिति थी वही यहाँ पर भी है। इनमें भी सामंती व्यवस्था पूर्णतः अपने विकराल रूप में आ चुकी है। साम्राज्य का जो शासक है वो पूर्णतः अपने सामंतों पर निर्भर है। ठीक है, ये चीजें इनके समय आती हैं। अब देखिए, अब इसके बाद जो बात आएगी थोड़ी सी, वो आएगी राजपूतों की, जिनमें कुछ राजपूत शासक हुए हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष भी हुआ था। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा केवल उनके विषय में बात कर ले कि वहां से प्रश्न बहुत ज्यादा नहीं आते हैं। कौन कौन से थे इस पे बात करते हैं। राजपूत उत्तर भारत में हर्ष की सत्ता के जाने के पश्चात राजपूतों का उत्थान होता और कई राजपूत वंश सामने आते हैं। जब हम राजपूतों की बात करते हैं तो प्रारंभ में जो सबसे पहला विवाद आ जाता है वो आ जाता है इनकी उत्पत्ति का। ये आए कहां से, इनकी उत्पत्ति का। और जब इनके उत्पत्ति की बात करते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि कई मत सामने आते हैं। जैसे पहला मत ये आता है कि इनकी उत्पत्ति विदेशी यानी शक, हुड़, कुषाण जो आए इनसे हुई थी। पहला मत विदेशियों से उत्पत्ति। उत्पत्ति हुई इनकी। दूसरा आता है वेद व्यास, वेद जो है वैद्य गौरी शंकर ओझा, इन लोगों की जो है वो ये कहते हैं क्षेत्रीय नायकों से उत्पत्ति हुई इनकी। क्षेत्रीय नायकों से उत्पत्ति, जो छोटे छोटे क्षेत्रीय नायक थे जिन्होंने कोई वीरता दिखाई तो उन्हीं के नाम पर ये चीजें आ गई। अग्निकुल सिद्धांत, इसके तो प्रतिपादक चंद्र बरदाई, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी थे। वीए स्मिथ का है एक सर्वमान्य परंपरा सिद्धांत है इनका। वीए स्मिथ का, इसी को अधिकतर लोग मानते नहीं हैं। और वीए स्मिथ का सर्वमान्य ये है कि इनकी उत्पत्ति जनजातियों से हुई थी, जातियों से हुई। क्योंकि अग्निकुल सिद्धांत में चंद्रबरदाई ये कहते हैं कि आबू पर्वत पर गुरु वशिष्ठ ने वशिष्ठ मुनि थे भगवान राम के जमाने में, उन्होंने एक यज्ञ किया और इस यज्ञ से 4 क्षत्रिय प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, ये चौहान अपभ्रंश है चाहमान देश का, ये नाम मिलता है। ठीक है, ये 4 की उत्पत्ति इन्होंने की। उसके पीछे इन्होंने रीजन ये दिया है। दूसरी जगह ये मिलता है कि जब देखा कि पृथ्वी पर बहुत ज्यादा ये हो गया, तताई बहुत ज्यादा हो गए, तो ये आए, वहां पर यज्ञ किया, उसमें पानी का मंडल हुआ जिससे भस्म मारते थे पहले पूजा वूजा, उससे निकाला। इन्होंने कहा छू, जैसे ही छू किया 4 योद्धा प्रकट हुए और वही 4 ये थे जिन्होंने पृथ्वी पर यानी धरती पर जो भी अताताई थे उन सबको मार पीट के भगा दिया और फिर शांति की स्थापना की। एक अतिशयोक्ति है, कहानियां हैं। ठीक है, ये मानते हैं। जबकि वीए स्मिथ का जो सर्वमान्य सिद्धांत है कि इनकी उत्पत्ति जातियों से हुई थी, उसके पीछे लग दिया जाता है कि आखिर चंद्रबरदाई ये यज्ञ जो है ये पर्वत पे कहे करवाए, स्थल पे नहीं करवा सकते थे। इनकी उत्पत्ति पहाड़ पर काहे हुई, स्थल पे नहीं हो सकती थी। कहीं किसी नदी किनारे यज्ञ किए जाते। वही पहले जो यज्ञ विधान होता था पहाड़ पर तो होता नहीं था, वो यज्ञ कहीं न कहीं नदियों के किनारे या कहीं न कहीं स्थल अच्छी भौगोलिक स्थिति में होता था, पहाड़ पर नहीं होते थे। लेकिन चंद्रबरदाई ने पहाड़ पर करवाया है। इसका मतलब है जनजातियों का निवास स्थान भी पहाड़ होता था। तात्पर्य क्या है कि जनजातियां ही राजपूत
बन करके उभरी। जनजातियां ही चूंकि युद्ध विद्या में अच्छी खासी निपुण होती थी, उन जनजातियों ने सत्ता स्थापित की। और जब जनजातियों ने सत्ता स्थापित की तो धीरे धीरे उन्होंने भारतीय कल्चर को अडॉप्ट कर लिया। और जब भारतीय कल्चर को अडॉप्ट कर लिया तो इन्हें राजपूत कहा गया, क्षत्रिय नहीं। राजपूत का अर्थ होता है राजा का पुत्र, तो यहाँ पर इन्हें राजपूत कहा गया और फिर उनको क्षत्रियों में सम्मिलित कर लिया गया, वैवाहिक संबंधित सब होने लगी। ठीक है, ये न माने लोग कि हम क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं और जनजातियों से उत्पत्ति हुई है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। एक शासक वर्ग यहाँ आता है गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार वंश। सिर्फ हम लोग इनके प्रमुख प्रमुख शासकों के विषय में छोटी छोटी बात हम लोग करेंगे। इसके संस्थापक हैं हरिश्चंद्र। ठीक है, जब हम इनके प्रमुख शासकों की बात करते हैं तो उसमें एक शासक आता है मिहिर भोज, एक पहले वत्सराज, इनकी बात करें। त्रिपक्षीय संघर्ष तो हुआ, उसमें सम्मिलित सबसे पहले यही हुए थे। प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार वंश के सबसे पहले यही हुए। दूसरे हुए मिहिर भोज। इन्होंने एक उपाधि धारण की आदि वाराह की। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आदि वाराह की उपाधि। ठीक है, कहते हैं विष्णु के उपासक थे और एक अरब यात्री आया सुलेमान, उसने इन्हें बरुआ कहा है, एक उपाधि थी, बरुआ कहा है। सुलेमान ने मिहिर भोज को बरुआ कहा है। और ये कहता है, इनकी एक अभिलेख मिला है, करनाल अभिलेख, उसमें यह कहा गया है कि पंजाब तक इनके राज्य की जानकारी मिलती है। ठीक है, देवपाल से ये पराजित हुए थे मिहिर भोज। ठीक है, इनके बाद दूसरे और भी आ गए। दूसरा बरुआ अल मसूदी, क्योंकि इसी समय अरब यात्री भी अब आना शुरू कर चुके थे। ठीक है, अल मसूदी ने अल बौरा कहा है। अल मसूदी ने अल बौरा कहा है। ठीक है, देखिए अब गढ़वाल वंश। बनारस और कन्नौज पर इसका शासन था, गढ़वाल वंश का। ठीक है, यशो विग्रह इसके संस्थापक हैं। यशो विग्रह संस्थापक हैं। चंद्रदेव, इसके गढ़वाल वंश के चंद्रदेव ने मुसलमानों पर एक कर लगाया जिसे कहा गया तुरुच्छ दंड। ये तुरुच्छ दंड जो टैक्स है, ये ठीक उसी प्रकार होता था जैसे मुस्लिम शासकों ने भारतीयों से जजिया लिया, सुरक्षा कर के रूप में। ठीक है, गोविंद चंद नेक्स्ट शासक, इनके दरबार में कृत्य कल्पतरु के लेखक लक्ष्मीधर रहते थे, यानी दरबारी थे। नेक्स्ट हम लोग बात करें अंतिम शासक, ये नीचे आ जाएगा, जयचंद। जयचंद अंतिम शासक थे। इनके विषय में आप जानते हैं, इनकी पुत्री संयोगिता थे जिनको जबरदस्ती उठा ले गए पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने विवाह कर लिया। और जब पृथ्वीराज चौहान जबरदस्ती विवाह कर ले गए तो तराइन के द्वितीय युद्ध या प्रथम युद्ध में इन्होंने पृथ्वीराज चौहान की सहायता नहीं की और अंततः भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना। किसी की बिटिया भगा ले जाओगे यार, तो उससे किस उम्मीद से तुम करते हो कि ससुर जी तुम्हारी सहायता करें? कभी सहायता नहीं कर सकते थे। ठीक है, इसकी गलती कोई नहीं मान सकता। ठीक है, जयचंद 1194 में चंदावर के युद्ध में बोरी से पराजित हुआ और मारा गया। ठीक है, और यहीं पर इस वंश की समाप्ति हो जाती है। नेक्स्ट वंश
शाकंभरी के चौहान, शाकंभरी के चौहान, शाकंभरी के चौहान, ये अंतिम, सॉरी नेक्स्ट वन। संस्थापक वसुदेव, कहते हैं प्रारंभ में ये प्रतिहार शासकों के सामंत हुआ करते थे, लेकिन वसुदेव के बाद विग्रहराज शासक सिंहराज शासक बनते हैं और सिंहराज ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। प्रतिहार शासक कमजोर हो गए होंगे तो उनके खिलाफ अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और महाराजाधिराज की उपाधि धारण कर ली। इनके बाद विग्रहराज द्वितीय हुए और फिर हुए अजयराज। इनके विषय में पूछा गया है, इन्होंने अजमेर नगर की स्थापना की थी। अजयराज ने अजमेर नगर की स्थापना की। दूसरी, अजयराज के विषय में यह कहा जाता है कि अजयराज ने अजमेर के निकट महमूद की सेना को पराजित किया था। महमूद गजनवी की सेना की बात आ रही है। अब जो भी हो, ये अजयराज के ही उसमें मिलता है। कहते हैं इनके बाद विग्रहराज चतुर्थ, और उन्होंने कुमारपाल को पराजित किया था, परमार वंश के शासक जो थे। ठीक है, इसमें जो प्रमुख शासक है जहां से प्रश्न आते हैं वो है पृथ्वीराज चौहान या राय पिथौड़ा। पृथ्वीराज चौहान थर्ड, उपाधि इनकी है राय पिथौरा की। फिर ठीक, सबसे ज्यादा क्षेत्र का विस्तार भी इन्होंने ही किया। आल्हाउदल परमार्दी देव के जो सेनापति थे, इनके विषय में आल्हखंड पूरा रचना ही वीरता पर, उनको पराजित किया था परमार्दी देव के खिलाफ जो युद्ध हुई थी। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में गोरी को पराजित किया, लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध में सेकंड 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में स्वयं पराजित हो गए। कहते हैं पराजित हुए, गोरी ने इनको बंदी बनाया, लेकिन बाद में इन्होंने षड्यंत्र इत्यादि की कुछ मंशा की, वो बातें गोरी को पता चल गई तो गोरी ने इनकी हत्या करवा दी। जबकि चंद्रप्रदाय ये कहते हैं कि गोरी ने इनकी हत्या नहीं करवाई थी, ये शब्दभेदी बाण मारते थे और बंदी बनाए गए थे। इनकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो इन्होंने कहा कि हमें धनुष बाण चाहिए। धनुष बाण, उस पे गोरी ने कहावत की है कि इतना ऊपर सुल्तान है, 4 गज चौसी सर्कुल, पता नहीं क्या क्या है कहावत। उसके ऊपर इन्होंने उसी को टारगेट करके गोरी को बाण मारा और गोरी को बाण लगा, गोरी मर गए। जब गोरी मर गए तो इनकी भी हत्या कर दी गई। जो भी सही हो, लेकिन ये माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की हत्या पहले हुई थी, जबकि गोरी के विषय में ये कहा जाता है उसकी जो हत्या की डेट है 1205, लास्ट में 1206, वही उसकी डेट सर्वमान्य मानी जाती है। उससे पहले ही पृथ्वीराज चौहान की हत्या हो गई थी। बंगाल का पाल वंश, ठीक है, जब पाल वंश की बात करते हैं तो पाल वंश में जो शासक है, संस्थापक है गोपाल संस्थापक है। कहां के? पाल वंश के। ठीक है, संस्थापक गोपाल हुए। दूसरा, गोपाल के बाद धर्मपाल। कहीं न कहीं पाल वंश बौद्ध धर्म के काफी नजदीक था। ठीक है, धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष में वत्सराज तथा राष्ट्रकूट शासक ध्रुव, त्रिपक्षीय संघर्ष की जब बात करें तो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, यही 3 थे। ठीक है, अब कन्नौज के ही अधिकार को लेकर था और कन्नौज पर जो शासक था वो आयुध वंश का था। कहते हैं बड़े कमजोर शासक थे, इन्हीं को लेकर के बात होती रहती थी हमेशा। कोई भी हो, कोई सपोर्ट कर रहा है, कभी कोई सपोर्ट कर रहा है, बड़ी नौटंकी हुई उस पर। ठीक है, जो भी रहा हो, लेकिन जो भी चीज थी सही थी। ठीक है, धर्मपाल के विषय में ये कहा जाता है कि इन्होंने ध्रुव और वत्सराज को पराजित किया था। ठीक है, सोड्डल
उस समय के जो कवि उन्होंने उनको उत्तरापथ स्वामी कहा है। ठीक है, इन्होंने विक्रमशिला व सोमपुरी विहार, बौद्ध विहार की स्थापना की थी। विक्रमशिला व सोमपुरी नालंदा की कुमारगुप्त ने की थी। ठीक है, उनकी स्थापना की थी। देवपाल, इसने परम सौगात की उपाधि धारण की। परम सौगात की उपाधि धारण की थी इन्होंने नागभट्ट द्वितीय और मिहिर भोज को पराजित किया था। कहते हैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक यही था। ठीक है, उसके बाद स्थिति कमजोर होती गई। शैलेंद्र वंश के शासक, देवपाल के ही समय शैलेंद्र वंश के शासक बालपुत्र देव ने एक अनुरोध किया इनसे। वो अनुरोध यह था कि नालंदा में एक विहार बनवाना है और इसने उस अनुरोध को स्वीकार कर लिया और इस विहार हेतु 5 गांव दान में दिए थे। ठीक है, इनकी ये स्थिति थी। बाद में गोपाल थर्ड तक स्थिति खत्म हो गई, सेन वंश आ गया और लक्ष्मण के समय लक्ष्मण सेन यानी सेन वंश के अंतिम शासक कहते हैं, उसके समय बख्तियार खिलजी ने अचानक हमला किया और वहां पर मुस्लिम सत्ता की स्थापना कर दी। ठीक है, तो ये प्रमुख शासक थे। थोड़ी बात हम लोग कश्मीर की कर लें, क्योंकि कश्मीर के राजवंश से बात आती है। कश्मीर, ठीक, पहला है यहां पर कारकोट वंश। जब इसके शासन की बात करेंगे तो ललितादित्य मुक्तापीड कहते हैं काफी शक्तिशाली शासक था। और ललितादित्य मुक्तापीड ने कन्नौज के शासक यशोवर्मन को पराजित किया। ठीक है, काबुल पर अधिकार किया और यही ललितादित्य मुक्तापीड ने मार्तंड के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। इन्होंने मार्तंड के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। ये प्रश्न पूछे गए हैं कि ललितादित्य मुक्तापिंड। ठीक है, करकोट वंश के बाद वह एक नया वंश उत्पन्न हुआ, उत्पल वंश। ये कारकोट वंश के अंतिम शासक को समाप्त करने के बाद यहां ये आया। इस वंश का जो संस्थापक था अवंती वर्मन, उत्पल वंश का संस्थापक है। ठीक है, कहते हैं साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई इन लोगों ने। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा वो चीजें नहीं हुई। इस वंश में एक रानी उत्पन्न होती है, राजकुमारी दिद्दा। राजकुमारी दिद्दा, ठीक है, और लाहौर वंश की ये थी, लोहार वंश। ठीक है, लोहार वंश की थी और इनसे जो विवाह किया वो था क्षेमगुप्त। उत्पल वंश के शासक क्षेमगुप्त ने विवाह किया इनसे। ठीक है, और दिद्दा ने क्षेमगुप्त के पश्चात इनकी मृत्यु हो गई और जब मृत्यु हो गई तो शासक कौन देखे? तो ऐसी स्थिति में कहते हैं इनकी मृत्यु के बाद लगभग 50 वर्ष तक कश्मीर का शासन रानी दिद्दा के हाथों में रहा। यानी कश्मीर की एक प्रभावशाली महिला शासिका ये रही हैं। ठीक है, ये शासन कश्मीर का रहा है। बाद में तो बहुत से आए, बाद में मुस्लिम सत्ता की भी स्थापना हुई, अलग अलग चीजें हुई। ठीक है, तो ये चीजें रही हैं। फिर सिंध के शासक में गुजरात का चालुक्य हुआ, जय सिंह सिद्धराज की बात आती है। ठीक है,
ये कुछ शासक वर्ग आए, मालवा के परमार आए, सिंधुराज भोज ये भी था। हाँ, भोज की बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ी सी, क्योंकि भोज से इनकी कुछ पुस्तकें आ जाती हैं। ठीक है, हम लोग भोज की बात कर लें। मालवा के परमार, और मालवा के जब परमार की बात करते हैं तो इनमें एक प्रमुख शासक आते हैं भोज। प्रमुख शासक मालवा के परमारों में एक शासक का नाम लिया जाता है भोज। वो क्या है, निरालंबा सरस्वती है ना, पृथ्वी निरालंबा क्या है, कुछ ये है। ठीक है, और इस समय परमारों की राजधानी थी धारा नगरी। धारा नगरी इनकी राजधानी थी। भोज ने एक नया नगर बनाया, भोजपुर। भोजपुर में ही इन्होंने तालाब भी खुदवाया, अलग भोजपुर नामक एक तालाब भी खुदवाया था, ये सारी चीजें करवाया। इसकी विद्वता के कारण कविराज की उपाधि नहीं मिली थी, और इनकी जो पुस्तकें हैं वो ज्यादा पूछी जाती हैं। सरस्वती कंठाभरण, कंठाभरण, सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, सूत्रधार, सिद्धांत संग्रह, सिद्धांत संग्रह, राजा मातंड, राजा मातंड, योग सूत्र वृत्ति, योग सूत्र वृत्ति, बहुत सी इनकी बुक हैं। युक्ति कल्पतरु, इत्यादि इनकी इन बुकों पर पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन सोमेश्वर प्रथम ने फर्स्ट, सोमेश्वर फर्स्ट जो चालुक्य नरेश थी, ये चालुक्य नरेश थे, इन्होंने भोज पर आक्रमण किया और पराजित किया था, और पराजय के पश्चात धारा नगरी को अच्छे से लूटा था। ठीक है, ये प्रमुख शासक थे, जो कि हम लोगों के सिलेबस में यहाँ से प्रश्नों की संख्या बहुत कम रहती है। राजपूत में एक दो का तो प्रमुख जो बातें थी वो हमने बता दिया। ठीक है, अब हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ दक्षिण भारत का साम्राज्य बचा है, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग क्लासेस को देखने के लिए या सुनने के लिए, उसको ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।